मेंस टेस्ट सीरीज 2024 है ना। ये अभी आप लोग पाथ है इस एकेडमी के जितने भी अलग अलग सेंटर्स हैं वहाँ पर आप दे रहे होंगे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम से। तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी के लिए, जो कि आपका हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए अलग रहेगा और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए अलग रहेगा। ठीक है, तो आज जिस पेपर पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपका 2 मार्च का जो पेपर आपने दिया, जो कि जिसमें 2 पार्ट हैं हमारे उस पेपर नंबर 3 में। वो है आपका एक इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। और इस पेपर के भाग 2 में छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास है वहाँ से प्रश्न आया था। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छा लिखा होगा पेपर पर। और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस दे रहे हैं इस बार, है ना, उन सभी को बधाई। और किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है उन्हीं बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को लेकर के। ओके, तो देखते हैं ये जो भाग 2 है आपका, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास है, सॉरी मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो भाग 2 में आपका है, ये हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 अंकों का जो प्रश्न है, जिसमें शब्द सीमा कितनी रखी गई है, 30 शब्दों की जो है सीमाएं रखी गई है यहाँ पर। पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। पहला प्रश्न हमने पूछा था चितवा डोंगरी के गुफा चित्रों के विषय वस्तु की जानकारी दीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाए, है ना, उसी पर ही फोकस करना है आपको। प्रश्न की मांग के आधार पर ही आपको लिखना है। तो हमारी जो प्रश्न की मांग है यहां पर वो है गुफा चित्रों के विषय वस्तु की जानकारी दीजिए, है ना। आपको चितवा डोंगरी के बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा है कि लाइक आपका चितवा डोंगरी कहाँ है, क्या है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे फैक्ट पर आना है आपको। ये सिर्फ इसी प्रश्न की बात नहीं है, जितने भी प्रश्न मेंस में मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं आप उसमें प्रश्न की मांग के आधार पर सीधे सीधे फैक्ट दिया करिए, किसी भी तरीके से घुमाना नहीं है अपने उत्तर को। ठीक है, तो अच्छा, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप देखेंगे प्रश्नों का उत्तर, तो चर्चा हम करेंगे कि कैसे लिखना चाहिए और क्या अच्छा लिखा जा सकता है। बाकी जो कंटेंट की अगर बात करोगे तो कंटेंट जो है इसमें उस प्रश्न से संबंधित पूरा कंटेंट यहां पर है। इसको अंकों के आधार पर जमाना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। ओके, इस पर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुफा चित्रों के विषय वस्तु की जानकारी दीजिए। तो हमने यहां से स्टार्ट किया कि महापाषाण कालीन स्थल चितवा डोंगरी। तो आपने सबसे पहले ही इसका क्या बता दिया, एक इंपैक्टफुल वर्ड यूज किया आपने, जिससे कि हम पहले ही शब्द से, है ना, इस चितवा डोंगरी के बारे में बता सके कि भाई चितवा डोंगरी एक्चुअल में रिलेट किस काल से करता है ना। तो इसका संबंध महापाषाण काल से है। तो हमने शुरुआत वहां से कर दी कि महापाषाण कालीन स्थल चितवा डोंगरी। ओके, उसको हमने घुमाया नहीं कि चितवा डोंगरी महापाषाण काल का स्थान है, यह इस जिले में स्थित है, ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आपने सीधा सीधा लिखना है। ओके, 3 गुफाओं में 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जिसका रंग गेरुआ रंग है। ठीक, इन शैल चित्रों की विषय वस्तु इस प्रकार है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको पूरा उत्तर देने के लिए हमने यहां पे ऐसा लिखा है। आपको क्या करना है कि ये आपने लिखा महापाषाण कालीन स्थल चितवा डोंगरी से 3 गुफाओं से 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि गेरुआ रंग के हैं, इतना आपने लिख लिया। अब सीधा सीधा ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो इसको छोड़ दो, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा है वही तो है, तो निम्नलिखित है ऐसा लिख करके आप क्या कर रहे हो, आप स्पेस जो है ना आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई फैक्ट नहीं है, आपने जो प्रश्न पूछा था उसी को आपने लिखा है, तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आंसर लिखना है। तो आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 अंकों का, तो आप जानते ही हैं कि 2 अंकों का प्रश्न है तो कम से कम जो है 4 तथ्य हमारे होने चाहिए, है ना। तो ये 4 तथ्य जो हमने देने हैं, ये आप 4 लाइन में 4 तथ्य दे दीजिए। इस प्रकार से ये कंप्लीट उत्तर आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों का प्रश्न है, मतलब कि 4 लाइन आपके पास रहती है। ठीक है, 3 से 4 लाइन, है ना। तो देखें, चीनी ड्रैगन का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, चीनी कला की अभिव्यक्ति मिलती है। तो सीधा सीधा लिखिए, चीनी कला को प्रमाणित करता हुआ चीनी ड्रैगन का शैल चित्र, एक लाइन में आराम से आ जाएगा, आधे लाइन में ही आ जाएगा वो। ठीक है, देन है खच्चर पर सवार व्यक्ति का शैल चित्र,
जो चीनी व्यापारियों से समानता बताता है। एक नाविक का शैल चित्र, जिससे पता चलता है कि उस काल में आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल होता रहा होगा। कृषि कार्य का शैल चित्र, वर्गाकार खेत में स्त्री पुरुष के शैल चित्र अंकित हैं। ठीक, उपरोक्त साक्ष्य चीन के साथ जल मार्ग से व्यापार की ओर संकेत करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 4 पॉइंट है आपके पास, पॉइंट पॉइंट लिख दिया करिए। देखो 2 अंकों के और 4 अंकों के प्रश्न में आपको कथन लिखना है ना, स्टेटमेंट पूरा जमा के लिखना है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फैक्ट लिखो। तो ये 4 पॉइंट आपके पास हैं, आराम से आप 4 लाइन में इसको लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। ओके, तो ये पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 अंकों का अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, रिद्धिपुर ताम्रपत्र के महत्व पर प्रकाश डालें। ओके, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है इसका महत्व बताना है ना। तो देखिए क्या क्या है, फिर से वही देखिए 4 पॉइंट में ही हमने यहाँ पे उत्तर लिखा है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो आप डायरेक्टली ऐसा 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो, या ऐसा कोई बुलेट पॉइंट बना करके इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र में नल नृपति भवदत्त वर्मन को महाराज नलवंश प्रसूतः महेश्वर श्री महाराज भवदत्त वर्मन महासेनापति श्रेष्ठ राज्य विभव त्रिपताका ध्वज आदि से संबोधित किया गया है। ओके, उसमें क्या क्या वर्णन मिल रहा है वही लिखना है मेनली। ओके, तो ये हमने लिख दिया। इस ताम्रपत्र के अनुसार भवदत्त वर्मा ने वाकाटक वंश के राजा नरेंद्र सेन को पराजित कर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। ठीक है ना, ये आपका याद रखना है। क्लियर है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र में विवरण मिलता है, नल नृपति भवदत्त वर्मन की प्रधान रानी अचाली भट्टारिका थी और वह राजा भवदत्त वर्मन के साथ दान देने के निमित्त प्रयाग की यात्रा की थी। फिर है भवदत्त वर्मन के राज्य का विस्तार उड़ीसा के कोरापुट से विदर्भ में नंदीवर्धन तक विस्तृत था। ओके, ये आपका जो है 4 पॉइंट यहां पर आता है ना। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, या फिर आप इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर कर सकते हो कि और अच्छा लगे। यहां पर तो फैक्ट फैक्ट हमने लिखा है। पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे उपाधियों का वर्णन है ना, कि किस किस नाम से है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ऐसे हेडिंग बना दीजिए। ओके, कि यहाँ पे लिख देंगे ताम्रपत्र के अनुसार, फिर पहला पॉइंट डालिए, उसी के आगे पहला पॉइंट डालिए और उसमें लिखिए कि नल नृपति भवदत्त वर्मन की उपाधि। ठीक, और ऐसा आप डाल दीजिए डैश करके, वो एक लाइन में आ जाएगा। फिर यहां पर क्या है, यहां पर है युद्ध का वर्णन, ऐसा कर दो तो ये एक हेडिंग यहां पर बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आएंगे तो क्या, यहां पर रानी का डैश करके ऐसा नाम लिख दीजिए कि इसका वर्णन ऐसा है। ठीक है ना, रानी एवं गांव दान ऐसा। फिर ये आपका लास्ट है विस्तार, राज्य का विस्तार। तो इस तरीके से हेडिंग बना दो, हेडिंग बना करके डैश करके लिख दो तो भी अच्छी बात है ना। तो और अच्छा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इससे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि चेक करने वाले को क्या चाहिए, डायरेक्ट उसको दिख जाए चीजें, है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो उसी तरीके से ही हमको उत्तर लिखना है। तो ये हेडिंग बना दो, बुलेट पॉइंट्स बना दो और सब हेडिंग बना करके, है ना, इसका उत्तर लिख दो। क्लियर है? 4 पॉइंट दिखाना जरूरी, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसा बना दिए तो फिर पूरा 2 में 2 आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, क्या होता है ना कि अगर हम मान लीजिए 2 मार्क्स का प्रश्न है और उसको पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो, तो उसमें क्या रहेगा कि पैराग्राफ वाइज है तो पूरा भी कंटेंट आपने लिखा होगा, तो ये रहता है कि 2 में 1.5 नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, 1.5 ही, कहीं ना कहीं 0.5 काट दिया जाता है, कुछ गलती हो गई या ऊपर से नीचे इस तरफ या उधर इधर उधर हो गया, मतलब मार्जिन वगैरह। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 0.5 काट के चलो फिर ठीक है अच्छा लिखा है 1.5 नंबर दे दो, लेकिन मैक्सिमम ऐसा वाला। लेकिन अगर 4 पॉइंट में ऐसे बुलेट पॉइंट बना के लिख दोगे ना, तो उसके पास रहेगा कि हाँ 4 पॉइंट लिखना है, तो 0.5 0.5 0.5 0.5 4 हिस्से में बांट के टोटल 2 मार्क्स हो जाते हैं। इस तरीके से 2 मार्क्स को देने में मजबूर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करने वाले को मजबूर करो। ठीक, चलिए अगला देखिए प्रश्न, छिंदक नाग वंश का अंत कैसे हुआ? ये हमारा एक प्रश्न आया था 2 नंबर में, है ना। तो छिंदक नाग वंश का अंत 1324 ईस्वी में हुआ, बताना होगा कि कब, फिर कैसे हुआ, तो आपको बताना होगा जो अंतिम शासक थे राजा हरिश्चंद्र, उसको काकतीय वंश शासक अन्नम देव ने क्या किया, जो है उसके साथ युद्ध किया, है ना, और उसको युद्ध में राजा हरिश्चंद्र को हरा दिया, जिससे कि बस्तर क्षेत्र में छिंदक नाग वंश का अंत हुआ।
और काकतीय वंश का उद्भव हुआ। ठीक है, यह संघर्ष क्षेत्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि क्षेत्र के इतिहास में क्या हो गया, ये आपका नया वंश आ गया है ना, छिंदक के बाद काकतीय आ गए यहाँ पे। इनकी पुत्री चमेली देवी ने अन्नम देव के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उसे कड़ा मुकाबला किया, जो आज भी चक्रकोट के गाथा के रूप में जीवित है। ओके, तो 4 पॉइंट यहां पर भी आपको मिल जाता है ना, कब हुआ, किस राजा से युद्ध हुआ, किसने हराया, ओके, और इस क्षेत्र में इसका अंत हुआ। फिर उसके बाद फिर यहां पर एक चमेली देवी का जो प्रसंग है वो भी मिल रहा है, उसको आप बता देते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट उत्तर बनता है। ठीक है, फिर वैसे ही जैसे आप ऐसा लिखते हैं तो भी चलेगा, अगर पैराग्राफ वाइज लिखे हो तो जो मेन जो आपके की पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर दो, ज्यादा बेहतर है। ओके, फिर आता है नंबर 4, पृथ्वीदेव प्रथम के स्थापत्य कार्य का उल्लेख करें। इन्होंने तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। स्थापत्य कार्य बोला है ना, स्थापत्य कार्य मतलब कि क्या क्या चीजें उन्होंने बनवाई, मंदिर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, महल वगैरह कुछ बनवाए होंगे, निर्माण कार्य जो भी किया उसको लिखना है आपको। ठीक है, रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया। बंकेश्वर मंदिर तुम्बाड़ प्रांगण में चतुष्की का 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण करवाया। किसने, आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने, है ना, पृथ्वीदेव प्रथम ने बंकेश्वर टेम्पल का ये बनवाया है, मंडप बनवाया है। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया गया और इस किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार क्रमशः मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकार द्वार आदि हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप वर्णन कर दीजिएगा। तो 4 पॉइंट यहां पर भी मिल गया। 4 पॉइंट खोजना है आपको कुल मिलाकर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कुरुषपाल शिलालेख के बारे में आप क्या जानते हैं। कुरुषपाल शिलालेख नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जब भी आपको शिलालेख की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी भाषा और लिपि आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, ये एक लिखित साक्ष्य है। ओके, तो इस अभिलेख में कुल 39 पंक्तियां हैं। सोमेश्वर देव प्रथम की प्रशस्ति उल्लेख है। यह तिथि विहीन शिलालेख है, इसमें तिथि का उल्लेख नहीं है। 20वें पंक्ति में उत्कीर्ण है कि सोमेश्वर ने कौशल के 6,96,000 गांवों को अपने अधीन किया। ठीक है, ये 6,96,000 है। ओके, को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, याद रखें। तो ये आपका एक उत्तर हो गया, कुरुषपाल शिलालेख। चलिए अब आते हैं 4 अंकों के प्रश्न में। 4 अंकों का जो प्रश्न है वो आपका 60 शब्दों का होता है ना। तो देखते हैं कि किस प्रकार से आपने इसको लिखा है और उसमें आपने कहां और सुधार करने की गुंजाइश है, और यह कौन से पॉइंट या फैक्ट रह गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखें, छत्तीसगढ़ में स्थापित शैल वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। शैल वंश के बारे में बात हो रही है। 4 नंबर है। अब 4 नंबर है मतलब आपका 6 से 7 लाइंस में आपको इसका उत्तर लिखना है। 60 शब्द होने चाहिए, है ना। तो लगभग मान के चले कि आपका 6 तथ्य इसमें होने ही चाहिए। 6 से 7 या 8 भी हो सकता है ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखें, शैल वंश के बारे में बताइए, ऐसा बस लिखा हुआ है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। शासनकाल आपने बता दिया 7वीं 8वीं शताब्दी। ठीक, क्षेत्र बताना होगा, दुर्ग क्षेत्र में शासित और सरबपुरी वंश के स्थान पर शासन किया। फिर उपाधियां बताएं, शासक जो है वो महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। प्रमुख शासक का नाम लिख दीजिए, श्रीवर्धन जो कि संस्थापक थे, फिर श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय, ये नाम हो गए। धार्मिक निर्माण, श्रीवर्धन ने क्या बनवाया, सूर्य मंदिर बनवाया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राघोली ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है ना, यहां पर आप इसको स्रोत ऐसा एक बना दीजिए हेडिंग, ये उत्तर आपका हो जाएगा। देन वंश का पतन, उत्तराधिकारी न होने के कारण वंश का पतन हो गया। ठीक है, तो प्रारंभ, अंत, स्रोत, शासनकाल, प्रमुख शासक, ओके, इस प्रकार से इसको बांट सकते हो। किसी भी वंश के बारे में जब भी पूछेगा तो एक सिनॉप्सिस बना लीजिए आप इस तरीके से। ओके, कोई प्रमुख शासक है तो उसका कुछ थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए, 1-2 पॉइंट। ओके, फिर देखें नंबर 7, महाशिव तिवरदेव की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो महाशिव तिवरदेव नंदराज के पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाशिव तिवरदेव, इस वंश का प्रतापी राजा। इस काल को पांडुवंशी सत्ता का उत्कर्ष काल कहा जाता है। कौशल, उत्कल और अन्य राज्यों तक अपने राज्य का विस्तार करके सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। ओके,
3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। राजिम और बालोद में प्राप्त ताम्रपत्र इसके पराक्रम का संकेत देते हैं। तीवर देव ने अपनी राज मुद्रा में गरुड़ का उत्कीर्ण किया था। ब्राह्मणों को गांव दान देने की विवरण है और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ताम्रपत्र इनके पराक्रम का संकेत देते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। फिर आपका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ बौद्ध काल से संबंधित है। ओके, चलिए, तो बौद्ध काल के संबंधित जो भी साक्ष्य हमारे यहां छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए उसके बारे में आपको बताना है। ओके, सो नंबर 1 अवदान शतक, है ना। इस ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध धर्म प्रचार हेतु दक्षिण कोसल आए थे, है ना। लगभग 3 महीना उन्होंने यहां पर बिताया था राजधानी में, यानी कि शिरपुर में उन्होंने प्रवास किया और उत्तर कोसल के शासक प्रसेनजीत और दक्षिण कोसल के शासक नरेश संभवतः विजयस के बीच विवाद को शांत कराया था। ठीक, ऐसा उल्लेख हमको यहां पर मिलता है। फिर अगला है आपका सीयू की चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के बारे में वर्णन कर दीजिए, उसमें क्या बताया हुआ है। उन्होंने तो बताया था कि गौतम बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे, है ना, और वेनसांग ने सिरपुर में अशोक निर्मित स्तूप का भी वर्णन किया है। फिर बौद्ध विहार बता दीजिए। सिरपुर में आनंद प्रभु ने कुटी विहार एक बनाया है और आपका स्वास्तिक विहार बनाया है, ये भी आपका गौतम बुद्ध यहाँ आए थे, इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। सिक्कों की बात करो तो 6वीं सदी ईसा पूर्व में कुल 253 आहत सिक्के हमको तारापुर, ठठारी, बालाघाट स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वर्णन हमको मिलता है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड साक्ष्य हमको मिलते हैं। ओके, फिर आपका आता है लाखा बाटा प्रथा का मूल्यांकन करिए। चलिए भाई, अब कलचुरी काल में आ जाओ। कलचुरी काल से प्रश्न आपका जो है ना, कलचुरी काल के राजस्व व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था, है ना, ये सब जो है आपको बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। यहां से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते रहे हैं। कलचुरी हो, मराठा हो और ब्रिटिश, ये तीनों के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसका आंसर आप बिल्कुल लिख के रखो, लॉन्ग आंसर में लिख के रखो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ। तो लाखा बाटा में एक तो भूमि का वितरण, माल गुजार का योगदान, न्यायपूर्ण भूमि वितरण, प्रभावशाली लोगों का कब्जा और विलुप्त होने की स्थिति, ऐसा हमने 5 पॉइंट में इसमें डिवाइड करके जो है इसका उत्तर यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट को, है ना। भूमि का वितरण मतलब ये कि प्रथा का जो उपयोग है ना, जो इस प्रथा के तहत मतलब उपजाऊ भूमि का बारी बारी से सभी लोगों को वितरण किया जाता था। ठीक है, सभी किसानों को बराबर रूप से भूमि वितरित कर दी जाती थी ताकि सभी को खाने कमाने का मौका मिल सके, ऐसा। ठीक है, तो हर किसान को अच्छा कृषि भूमि मिल जाता था। ठीक, माल गुजार जो थे भूमि मालिक, वो नए किसानों को अपने क्षेत्र में बसने के लिए प्रेरित करता था कि भाई आइए हमारे एरिया में आप बसिए, यहीं पर खाइए कमाइए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, ऐसा वाला। फिर इसका उद्देश्य भूमि पर एकाधिकार की स्थिति से बचना था, है ना। प्रभावशाली लोगों का कब्जा, समय के साथ प्रभावशाली लोग इस भूमि पर कब्जा करने लगे। फिर आपका इस प्रथा का प्रभाव कम हो गया और धीरे धीरे समाप्त हो गई। क्लियर है, ये था आपका क्या, लाखा बाटा प्रथा। लाखा बाटा यानी कि आपस में बांट लो। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो एक प्रकार से किसानों के न्यायपूर्ण भूमि वितरण का प्रयास था, लेकिन ये धीरे धीरे करके क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। अब ये लाइन हमने क्यों लिखा है, ये लाइन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे लिखा है कि मूल्यांकन कीजिए। आपको ये नहीं बोला है कि लाखा बाटा प्रथा क्या है बताइए, है ना। तो क्या है वो तो बताना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका मूल्यांकन करने के लिए बोला है। ओके, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रक्चर किया है, फॉर्मेटिंग इसकी करी है। ठीक, कि फैक्ट तो बताए ही हैं, लेकिन उसको मूल्यांकन करते हुए कैसे लिखना है वो इस आंसर में आपको नजर आ रहा है। ओके, आई बस समझ में। अदरवाइज अगर क्या है बस बोल देता तो हम केवल फैक्ट लिख देते कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा होता था कि उपजाऊ भूमि का वितरण जो है सभी किसानों को किया जाता था। ठीक है, बस इतना ही हम लोग लिख के रख देते, उतना काफी नहीं है। मूल्यांकन करना है, एनालिसिस करना है। तो जैसे इस प्रकार से शब्द आपको मेंस में या मुख्य परीक्षा में जब मिलेंगे तो ये उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर को जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा बदल जाता है, शब्दावली थोड़ी बदल जाती है। ओके, मूल्यांकन करने बोला है तो मूल्यांकन के आधार पर आप बताइए कि उसमें क्या था, उसकी वजह से क्या हुआ। ओके, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
छत्तीसगढ़ में पाषाण काल के विभाजन को समझाते हुए पाषाणकालीन स्थलों का उल्लेख करें। ओके, पाषाण काल का विभाजन भी बताना है और पाषाणकालीन स्थलों का उल्लेख भी करना है। ये इस प्रश्न में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। प्रश्न है 4 नंबर का, तो 2-2 नंबर के हिसाब से बांट दीजिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन प्राप्त जानकारियों के आधार पर इस काल अवधि को 4 भागों में वर्णित किया गया है। क्या क्या है? तो पूर्व, मध्य, उत्तर और नव पाषाण काल, ये 4 हिस्से में बांट दीजिए। ठीक, और पूर्व पाषाण काल की जानकारी सिंघनपुर, कबरा पहाड़, महानदी घाटी से। फिर मध्य पाषाणकालीन स्थल आपका कबरा, उत्तर पाषाणकालीन स्थल सिंघनपुर, महानदी घाटी, धनपुर। और नव पाषाण काल की जानकारी टेरम, चितवा डोंगरी, अर्जुनी से प्राप्त है। ठीक है, पाषाण काल के अन्य स्थलों में ये है। अब देखो इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है ना, तो 6 से 7 लाइन हमारे पास होंगे। ठीक है, तो जितने भी लाइन हमारे पास है, चूंकि 4 हिस्से में बांटना है, विभाजन करना है। ओके, तो आप जरा क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये 4 हिस्से में बांट दो, ऐसा कॉलम बना दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, ये पूर्व पाषाण काल हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा मध्य पाषाण काल है, उत्तर पाषाण काल है और फिर नव पाषाण काल है। ऐसा 4 हिस्से में बांट करके आप कर दीजिए, तो ये तरीका भी लिखने का अच्छा है। ओके, इसमें प्रॉपरली आपको दिख जा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा लिख देंगे तो पैराग्राफ से अच्छा है कि ऐसा बना के लिख लो। क्लियर है? ठीक, तो ज्यादा बेहतर होगा। या फिर 6 से 7 लाइन आपके पास होते हैं, तो अगर आप वैसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लीजिए कि पूर्व पाषाण काल, फिर ये 1 लाइन या 2 लाइन में कंप्लीट होगा, है ना। फिर आपका मध्य पाषाण काल, ये भी आपका 1 लाइन या 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से थोड़ा इसको क्या कर लीजिएगा, जमा लीजिएगा, ऐसा लीजिए, ऐसा 4 पॉइंट भी दिख जाएगा, विभाजन, है ना, प्रथम विभाजन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसा करके, और उसके आगे स्थल मिल जाएंगे, ऐसा। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक, यानी कि 2 कॉलम में बांट दीजिए, 4 कॉलम की जगह 2 कॉलम में बांट दो। एक में पाषाण काल का विभाजन लिख दीजिए और उसके बाजू में लिख दीजिए स्थल। क्लियर है? तो इधर आ जाएगा विभाजन और ये आ जाएगा स्थल, ऐसा लिख दीजिए आप 2 हिस्से में बांट के, तो भी चलेगा और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। फिर देखें, अब आते हैं हम 8 अंकों के प्रश्न में, जो कि खंड 3 है, यानी कि आपका 100 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यहां पर आपका है, पांडुवंशी स्थापत्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। पांडुवंशी शासकों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला ने अपनी चरम ऊंचाइयों को छुआ। इस काल में धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ बहुमूल्य स्थापत्य धरोहर भी स्थापित हुई। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न है। 8, 10, 15 ये जो अंक सीमाएं होती हैं, इसमें आप क्या करें कि जब लॉन्ग आंसर लिखने की बात आती है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मेट जो होता है, एक छोटी सी एक भूमिका बांध ली जाती है। भूमिका के बाद या प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन के बाद आप मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हो, मुख्य बिंदु लिखते हो, और उसके बाद फिर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष वाला एक पार्ट आता है। तो टोटल 3 हिस्सों में आप बांट के लिखते हैं जो लॉन्ग आंसर आता है उसको। ठीक है ना। पहला आप क्या करेंगे, प्रस्तावना या भूमिका, आपको लिखना नहीं है भूमिका ऐसा करके, नहीं, आप डायरेक्टली आंसर ही करोगे, फैक्ट लिखोगे, लेकिन दिमाग में रखिए कि 3 चीजों को लेकर के मुझे लिखना है उत्तर, ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने क्या की, बता दिया कि संक्षेप में प्रकाश डालिए बोला, तो हमने लिखा कि भाई पांडुवंशी शासन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक के साथ साथ धरोहर, स्थापत्य धरोहर पर भी कार्य हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखना, इतना लंबा चौड़ा 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि चरम ऊंचाइयों को छुआ, ऐसा एकदम से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिखिए उसका उत्तर। ओके, तो देखें इसमें क्या क्या है। तो आपका पॉइंट नंबर 1 इसमें आपका आता है उत्खनन कार्य। ओके, स्थापत्य स्मारकों का जो उत्खनन है वो 1999 से 2011 तक अलग अलग पुरातात्विक संस्थाओं द्वारा किया गया। 40 पुरा स्थलों की खुदाई की गई। 22 शिव मंदिर, 4 विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार, 3 जैन विहार इसमें शामिल हैं। ओके, महत्वपूर्ण स्मारक में क्या क्या है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीवर देव का बौद्ध विहार है, पद्मपाणी बौद्ध विहार, भिक्षुणी विहार, जैन विहार, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, सुरंग टीला मंदिर, त्रिदेव मंदिर, ये सब आप लिखिए इसमें। ठीक है, बालेश्वर महादेव का मंदिर। फिर स्थापत्य की विविधता बताएं,
उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। आपने यहाँ पे तो नाम लिख दिया स्थापत्य कला के, ये क्या क्या है, मंदिर वगैरह बनाए, विहार बनाए, है ना। अब थोड़ा सा डिटेल दीजिए। मंदिरों और विहारों में शैव, विष्णु, बौद्ध धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है और इस समय की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। फिर आ जाए आपका सिक्के और मोहरे। पांडु वंशी शासकों द्वारा चलाई गई मुद्राओं पर धार्मिक प्रतीकों जैसे वृषभ, त्रिशूल का अंकन, ये सब मिलता है, जो कि आपको शैव धर्म से जुड़ी भावना का संकेत देता है। ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष आपका क्या है, देखो हमने ऐसा लिख दिया है, आपको अलग से ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है इस शब्द को, है ना, बस सीधा सीधा ये फैक्ट लिखिएगा। पांडुवंशी स्थापत्य कला छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाती है और यह क्षेत्र के प्राचीन धार्मिक जीवन और कला के उच्चतम मानकों को दर्शाती है। इस प्रकार से इस पे आप क्या करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कलचुरी काल में उल्लेखित शाक्त धर्म के बारे में अवलोकन करिए। अवलोकन करना है, ठीक है। देखो अवलोकन मतलब क्या होता है, अवलोकन मतलब ये होता है भैया दूर से देख लो, क्लियर है ना। तो देखते हैं, देख के हमने क्या समझा उसको लिखना है। ओके, इस प्रकार से। तो कलचुरी काल में शाक्त धर्म का प्रमुख स्थान, शिलालेख, मूर्तियां, धार्मिक परंपराओं से शाक्त धर्म की महत्वपूर्ण विशेषताएं सामने आती हैं। क्या क्या है, नंबर 1 शिवरी नारायण शिलालेख। ओके, ये इतना सब क्रमांक संख्या वगैरह एकदम से लिखने की जरूरत नहीं है ना, हमने कंप्लीट डिटेल देने के लिए आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके, तो शिवरी नारायण शिलालेख में विकन्न देव द्वारा दुर्गा मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जो शाक्त धर्म की उपासना को दर्शाता है। फिर रत्नदेव तृतीय के शिलालेख है, जिसमें सामंत गंगाधर द्वारा देवी दुर्गा के मंदिर निर्माण का उल्लेख है, जो देवी के प्रति श्रद्धा और शक्ति की पूजा के प्रतीक है ना। वही शाक्त धर्म आपने पढ़ा ही होगा, शक्ति की पूजा शाक्त धर्म। ठीक है। गोपाल देव के पुजारी पाली शिलालेख में जाते हैं, तो इसमें भी देवी दुर्गा के विभिन्न नामों की वंदना की गई है, तो ये भी देवी के कई रूपों की पूजा होती थी ऐसा हमको बता रहा है। तो ये सब क्या है, शाक्त धर्म को उल्लेखित कर रहा है। ओके, देखें तांत्रिक परंपरा, मूर्तियां और प्रतिमाएं, देवी पूजा का महत्व, ओके, धार्मिक शुद्धता और पवित्रता, तांत्रिक विद्वान, ओके, ये सब इस तरीके से 8 नंबर का प्रश्न था, एटलीस्ट 8 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं, तो ये 8 पॉइंट बना करके हमने इसका उत्तर दे दिया है आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये मॉडल आंसर आपके पास है ही। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल ही गया होगा, एग्जाम जब भी आप देते हैं तो उसके बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है मॉडल आंसर का, है ना। तो ये अब वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए कि कैसे क्या लिखना है। तो कंटेंट मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, कंटेंट आपके पास है ऑलरेडी, बस चीजों को कैसे लिखना है, क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से उत्तर दे करके उन चीजों को समझिए आप। ओके, और फिर देखिए लास्ट में हमने क्या किया, 8 पॉइंट बनाने के बाद ये थोड़ा सा हमने इसमें एक इसका निष्कर्ष के तौर पे 1-2 लाइन यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमेशा इसी फॉर्मेट पे आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमने पूछा था, वाकाटक एवं नल वंश के मध्य साम्राज्य विस्तार हेतु युद्धों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ओके, तो ये वाकाटक और नल के बीच के युद्धों का वर्णन करना है हम लोगों को। चलिए भाई कर देते हैं। तो स्रोत के आधार पर बताना होगा आपको कि कौन से सोर्सेस से हमको कौन से युद्ध की जानकारी मिली, तो आप उस तरीके से बांट सकते हो। ये देखिए, रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख, केसरीबेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है, या शिलालेख। तो ये 3 पॉइंट सोर्सेस के आधार पे आपने बांट दिया, ऐसा भी आप बांट सकते हो। अब इसमें भी बता दो कि भाई किसके किसके बीच के युद्ध का वर्णन है, कौन किसके पास अटैक करने के लिए गया, किसको हराया, किसने जो है उसकी राजधानी को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। इस तरीके से पूरा डिटेल आप जानते ही हो, ये डिटेल आप लिख देना। उसके बाद फिर आपका निष्कर्ष, तो वाकाटक और नल वंश के मध्य साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुए, इसमें काफी हद तक नल वंश ने सफलता प्राप्त की और समय तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो आपने लिखा ऊपर उसी का एक निचोड़ निकाल करके 1 लाइन या 2 लाइन लिख देना है। ठीक है, याद रखें कि जो भूमिका होती है ना, और जो आपका क्या होता है निष्कर्ष होता है, ये पूरे आंसर का 10 और 10% ही होना चाहिए। 80% जो है पूरा आपका मुख्य जो बिंदु है वो होना चाहिए। क्लियर है। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 14, मैकाल के सोमवंश का विस्तार से उल्लेख करें। ठीक है, पूरा विस्तार से उल्लेख करने के लिए बोला है, तो कंप्लीट डिटेल आपको देना पड़ेगा। ओके, तो पांडुवंशी शासकों की एक शाखा 5वीं सदी आसपास मैकाल क्षेत्र में राज्य किया था।
इस वंश के बारे में विभिन्न अभिलेखों से हमको जानकारी मिलती है। क्या क्या है चीजें देखिएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा राजधानी और क्षेत्र, राजधानी और क्षेत्र आ जाएगा, प्रमुख शासक के नाम हो जाएंगे। फिर इसमें से जो प्रमुख शासक है उनमें से किसी का आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल देना होगा। तो भरतबल का शासन आ गया, फिर नागबल का स्वतंत्र शासन है, सुरबल का शासन है और पतन है, फिर जयबल और वत्सराज का सामाजिक संदर्भ। ठीक, इस प्रकार से पूरा डिटेल आप इसमें करिए, हेडिंग बना के लिखिए, ये कहना हमारा मेन उद्देश्य है। ओके, हमेशा बुलेट पॉइंट बना करके लिखो, ऐसे लिखने से ही अधिक अंक मिले हैं। जो भी टॉपर्स हैं उनके आंसर शीट आप देख सकते हैं आरटीआई कॉपी के तहत। ओके, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक, ओके। फिर देखें क्वेश्चन नंबर आपका 15, प्रसन्न मात्र के शासनकाल का मूल्यांकन कीजिए। ओके, प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश का महत्वपूर्ण शासक, ये आपको बताना होगा। क्या प्रमुख कार्य उसके रहे शासनकाल में? सिक्कों का निर्माण, नगर की स्थापना, समृद्धि का संकेत, ये सब है। ओके, तो फिर लिखिए, फिर डिटेल फिर से बुलेट पॉइंट बना के। पहला, संबंध और उत्तराधिकार। प्रसन्न मात्र का नरेंद्र से स्पष्ट संबंध ज्ञात नहीं है, लेकिन वह सरबपुरी वंश का महत्वपूर्ण शासक था और उसके शासनकाल में शक्ति का साक्षात प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण हुआ था। ओके, फिर है आपका सोने के सिक्के। सोने के सिक्के प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश का एकमात्र राजा था। सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों की खोज उड़ीसा के कटक क्षेत्र से लेकर के महाराष्ट्र के चांदा तक हुई है। ओके, शासनकाल की समृद्धि और वैभव को दर्शाता है। ओके, देन नगरीय विकास बता दीजिए। सिक्कों पर अंकन बता दीजिए कि उसमें गरुड़, शंख और चक्र का अंकन किया गया है। ओके, फिर साम्राज्य और अधीनता बताएं। गुप्त साम्राज्य की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार की थी। ओके, फिर सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि में सिक्कों की महत्ता को बताते हुए पीएल मिश्रा ने कहा है कि प्रसन्न मात्र का शासन काल वैभव, समृद्धि और प्रगति का समय था, तो उसकी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक प्रगति को दर्शाता है। ओके, फिर आता है आपका कार्यकाल। अजय मिश्र शास्त्री के अनुसार प्रसन्न मात्र का शासनकाल ये था, ठीक, जबकि डॉक्टर पीएल मिश्रा के अनुसार यह काल 515 से 535 ईस्वी था। ठीक है, तो ये शासनकाल को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है इतिहासकारों में, है ना, ऐसा आप लिख दीजिएगा। फिर आते हैं हम 15 नंबर के प्रश्न में। 15 नंबर का प्रश्न यानी कि 175 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है ना। तो पहला है आपका, कलिंग के सोमवंश के इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ओके, देखिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो देने के पीछे ये उद्देश्य है कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं लिख पाए हो, है ना, टेस्ट सीरीज के दौरान टेस्ट देते हुए, तो फिर भी आपको यहाँ से जो भी प्रश्न मिल रहे हैं इसको अलग से आप बनाते चलिए, लिख लीजिए, और प्रश्नों के पैटर्न को भी समझते चलना है और अंक सीमा को भी समझते चलना है कि ये टॉपिक से ये प्रश्न जो है ये 8 नंबर में आया था, 15 में आया था, ऐसा, या फिर कोई प्रश्न का उत्तर आपने 15 के हिसाब से लिखा होगा तो वही अगर 8 नंबर में आ गया तो उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करें कि उसको 8 में लिखा जा सके। तो बेहतर होता है ना कि इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख दीजिए, बुलेट पॉइंट लिख दीजिए, तो वही अगर 15 से 8 में आ गया तो आप क्या करोगे कि उसमें से क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मुझे लिखना ही है, तो वो 8 नंबर के प्रश्न में उस तरीके से स्ट्रक्चर करके आप लिख सकते हो। ओके, हाँ, तो इन सब चीजों को समझते हुए करिएगा। चलिए, कलिंग के सोमवंश के इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, ये हमारा प्रश्न है। तो आप बता दें सबसे पहले कि कलिंग का सोमवंश कब से कब तक शासन किया, है ना, कहां पर किस क्षेत्र में शासन किया, राजधानी क्या रही, ये मेन चीजें आप बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्योंकि सोमवंश के इतिहास पर प्रकाश डालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सभी राजाओं के नाम और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ वो एक एक, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन आप लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि कलिंग का सोमवंश बहुत बड़ा एक पॉइंट है, टॉपिक है आपके इस सिलेबस में, है ना, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो प्रमुख जो शासक हैं उन्हीं के बारे में लिखिएगा, सभी शासकों के बारे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रमुख शासक जिनके प्रमुख रूप से कुछ कार्य आपने पढ़े हैं इतिहास में, उन्हीं को ही लिखिएगा। जैसे हमने राजा शिवगुप्त लिख दिया, फिर आपका महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय के बारे में लिखा, है ना, फिर इसके बाद सीधा महाशिवगुप्त प्रथम ययाति आ गया, देन आपका भीमरथ है, देन आपका धर्मरथ है, फिर आपका है तृतीय नहुष के पास पहुंच गए, देन इंद्ररथ हो गए। अब ये हमने लिख लिया। अब हमको पता है कि और भी शासक हैं बचे हुए जिसके बारे में हमने नहीं लिखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्पेस अब थोड़ा सा ही बचा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया,
ठीक है, आपको क्या करना है कि अन्य शासक कौन कौन से हैं उनके नाम लिख दीजिए और स्ट्रक्चर कर दीजिए भाई अन्य शासक भी प्रमुख सोमवंशी शासक रहे, ठीक, और कर्ण केसरी सोमवंशी शासक का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है भैया, है ना। तो इस तरीके से जैसे 15-20 नाम है तो आपने देखा 7-8 नाम आपने लिखे, उसके बारे में डिटेल दे दिया, तो फिर आप हिसाब लगा लीजिएगा कि भाई इतना ही अब मेरे पास लाइंस बची हुई हैं, लेकिन लिखना तो मुझे पूरा है, तो केवल नाम लिख के छोड़ दो, तो वो चेक करने वाले को समझ में आ जाता है कि भाई हाँ इसको पता है सारी चीजें, स्पेस नहीं था इसलिए बाकी के इसने व्याख्या नहीं की है, लेकिन 6 से 7 आपने व्याख्या कर दी है जो कि सफिशियंट है। ओके, तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर? तो ये 15 नंबर का प्रश्न था, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना था। क्लियर है? फिर एक 15 नंबर का प्रश्न आपका आता है, कलचुरी कालीन स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि कलचुरी, मराठा, ब्रिटिश, ये सबके प्रशासन आपको करने हैं, यहां से बिल्कुल प्रश्न आता ही है, तो ये एक प्रश्न का उत्तर यहां पर है जिसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। कलचुरी काल की स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था लिखा हुआ है ना, और इसकी क्या करनी है, समीक्षा करनी है। ओके, है ना, केवल फैक्ट लिख देने से नहीं चलेगा कि हाँ ये हुआ करता था, उसकी समीक्षा भी करो, है ना। तो देखें, मध्यकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास हुआ है, स्थानीय प्रशासन का विकास हुआ है। कलचुरी काल में पंचायत विभाग एक विशेष स्थान था, इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। इस समय के साथ शासकों की निष्क्रियता और स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण प्रशासनिक ढांचा कमजोर पड़ने लगा। समीक्षा कर रहे हो आप, केवल फैक्ट नहीं दियो, समीक्षा कर रहे हो कि क्या हो रहा है। ओके, फिर कलचुरी कालीन स्थानीय प्रशासन की समीक्षा करते हैं। तो स्थानीय प्रशासन में कलचुरी काल में जो सबसे एक प्रमुख नाम आता है वो आता है किसका, पंचकुल का नाम आता है। ठीक है ना। देखें, तो ये जो आपका पंचकुल नामक संस्था है, ओके, ये स्थानीय प्रशासनिक संस्था हुआ करती थी। ओके, इसके बारे में बताएंगे कि भैया 5 से 10 सदस्य होते थे, प्रत्येक विभाग के लिए एक पंचकुल होता था, राजकीय अधिकार होते थे इनके पास, है ना। पंचकुल का कार्य जो है आपका जनता के मामलों को देखना और न्याय देना था, जिससे कि एक प्रकार से स्थानीय न्यायपालिका की भूमिका ये अदा करती थी। ओके, तो इस तरीके से लाइंस जोड़ो, है ना, सिर्फ बताओ मत कि उसके पास क्या अधिकार थे, वो न्याय भी करती थी, तो आप बताइए कि हाँ वो एक न्यायपालिका की भूमिका अदा कर रही है। ठीक, इस प्रकार से समीक्षा होती है। फिर प्रमुख अधिकारी, पंचकुल में 6 प्रमुख अधिकारी होते थे, मुख्य पुलिस अधिकारी, पटेल, तहसीलदार, लेखक या कर्णिक, शुल्कग्राह और प्रतिहारी यानी कि सिपाही। ठीक, ये सभी अधिकारी प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए कार्य करते थे। प्रत्येक अधिकारी का कार्य क्षेत्र विशिष्ट था। पटेल का कार्य गांव की देखरेख, शुल्कग्राह का कार्य कर वसूलना और प्रतिहारी का कार्य सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसका उत्तर लिख सकते हो आप। नगर और ग्राम प्रशासन के बारे में बता दीजिए, फिर न्याय व्यवस्था और जुर्माने के बारे में आप बताएं, है ना, कि न्याय देने का अधिकार था तो कितना क्या कर सकता था, वो कहां तक उसकी सीमाएं हैं, वो आप थोड़ा सा बताइएगा। ओके, कि जैसे आपका जुर्माने की राशि भी निर्धारित की गई थी ताकि मनमानी से बचा जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्थानीय प्रशासन है अपने हिसाब से लोग ले रहे हैं, राजा को पता ही नहीं है। ठीक है, तो यह व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि स्थानीय न्याय प्रणाली प्रभावी और पारदर्शी हो। ठीक, फिर पंचकुल के सदस्य और चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं। तो पंचकुल के सदस्य महत्तर कहलाते थे और इनका चुनाव नगर और गांव की जनता द्वारा किया जाता था। ठीक है, प्रमुख सदस्य महत्तम होते थे। चुनाव प्रक्रिया लोगों को प्रशासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करती थी, जो उस समय की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। ठीक है, फिर देखो विकास और समस्या। विकास और समस्या की बात करें तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, समीक्षा कर रहे हैं हम लोग। कलचुरी साम्राज्य के विभाजन के बाद रतनपुर और रायपुर शाखाओं के शासन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। दोनों शाखाओं के प्रशासन में कोई प्रमुख बदलाव नहीं था, है ना, आपका रतनपुर और रायपुर कलचुरी। प्रशासनिक ढांचा स्थिर बना रहा। फिर बाद वाले जो कलचुरी शासक थे उनकी निष्क्रियता और विवेकहीनता के कारण पदाधिकारी जो थे वो स्वार्थी और पदलोलुप हो गए, है ना, पद को लेकर के लालच आ गया उनमें। फिर असंतोष पनपा और केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, जिससे मराठों को सत्ता में वृद्धि का अवसर मिला। इस प्रकार से देख रहे हैं कि आप किस तरीके से इसका एंडिंग कर रहे हो। ये पूर्ण रूप से समीक्षा की बात कर रही है, समझना है, प्रश्न की मांग को समझना है
केवल कलचुरी स्थानीय प्रशासन के बारे में बताइए बोलता तो क्या क्या था वो बस हमको लिखना था, इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। लेकिन हमको समीक्षा करने बोला है तो हमको ये देखना होगा कि क्या क्या अंग थे स्थानीय प्रशासन के, कौन सी संस्थाएं थी, क्या थी, उनको क्या अधिकार थे, फिर उससे क्या क्या चीजें हुई, वो पूरी तरह से समीक्षा कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे, रिव्यू करना है, समीक्षा करना है। क्लियर। ये देखिए अधःपतन और असंतोष, इस प्रकार से ये पूरा आप पॉइंट लिख रहे हैं और फिर ये आप क्या कर रहे हो, इसका समीक्षा का निष्कर्ष दे रहे हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका कंप्लीट उत्तर आपका बनेगा। 15 नंबर का उत्तर है। कैसे लिखना है क्या है, एक बार कंटेंट आप पढ़ लीजिएगा, उसमें फिर अगर कुछ और दिक्कत आए तो इस वीडियो के साथ आप कमेंट भी कर लीजिएगा, या फिर आप पाथाइस एकेडमी में आप कॉल करेंगे, है ना, या फिर 1 to 1 आपका जो है MTS जब मेंटोरिंग हम करते हैं, आपका टेस्ट सीरीज में आप जब ज्वाइन करेंगे, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 1 to 1 मेंटोरिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि किस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से और कैसे लिखना है। ठीक है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो MTS में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाथाइस एकेडमी इस बार जो है छत्तीसगढ़ के 15 से अधिक शहरों में क्या कर रहा है, आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से MTS मेंस की टेस्ट सीरीज की तैयारी को मजबूत करने के लिए टेस्ट सीरीज उसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस सारे पेपर्स के साथ आपको पेपर के बाद मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।